हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है आपको कि एमटीएस एग्ज़ाम जो अप्रैल 2023 में होने वाली है, उसके एग्ज़ाम को हम लोग टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर की सीरीज चला रहे हैं। उसके तहत जो है उस सीरीज का यह एक भाग है, अर्थात उसका एक पेपर है। और यह जो है पेपर आपको वर्ष 2019 का पेपर है। और यह जो पेपर 9 तारीख 8वां महीना 2019 का पेपर है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न है, और इसको हम लोग इस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे कि ताकि आपको जो है इससे संबंधित और भी एक्स्ट्रा जो प्रश्न पूछे जाएं तो उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें। ठीक है, यह जो सीरीज चल रहा है, यह सीरीज अभी तक आप देखेंगे जितने भी अभी सीरीज पेपर हुए हैं, वह पेपर के क्वेश्चन को आप खुद एनालाइज करें और आप पाएंगे कि जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वह जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ रहा है वह बहुत ही यूजफुल होते जा रहा है। क्योंकि जो हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे के पेपर में जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वह डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जा रहे हैं फैक्ट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। और इस परीक्षा को टारगेट करते हुए इस सीरीज को आप जरूर देखें और इसका जरूर लाभ उठाएं। तो आइए हम देखते हैं इस सीरीज का जो पेपर है 9 अगस्त 2019 का, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें आप जानते हैं कि जीके जीएस का सीरीज ही हम लोग इसमें चला रहे हैं केवल, और उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके तहत जो टोटल 25 क्वेश्चन है और उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बारीकी से इन चीज़ों को आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। कॉफी उत्पादन, दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, जौ उत्पादन। तो जो हरित क्रांति है, आप जानते हैं कि इसका संबंध, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे, खदान उत्पादन किससे है। तो इसका उत्पादन जो खदान से तो है ही, लेकिन यहाँ फसल की चर्चा की है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो इसका उत्तर जो है विकल्प 3 हो जाएगा, क्योंकि गेहूं के उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। क्योंकि हरित क्रांति के बाद जो है जब आया तो उसके बाद जो गेहूं के उत्पादन में जो है आशातीत वृद्धि हुई, अर्थात अधिक वृद्धि हुई। तो जो ये हरित क्रांति है इसकी शुरुआत भारत में 1966-67 में हुई थी। और भारत में इस जो हरित क्रांति है इसके जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर भारत में ना पूछे, केवल पूछे कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलंग जो अमेरिकी प्रोफेसर थे उनको जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखें। और भी हैं, जैसे दूध भी क्रांतियां हैं, इन सबको आप ध्यान में रखें। दूध की क्रांति जैसे श्वेत क्रांति है, दूसरा क्रांति है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति है फलों के उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति है मछली उत्पादन से है, काली क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से। इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि हो सकता है कि जब हरित क्रांति से पूछा है तो आगे क्वेश्चन पूछे। प्रश्न नंबर 2 है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। ऑप्शन आपका है 5, 7, 3 और 10। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा विकल्प 2 होगा। इसमें अध्यक्ष सहित जो सदस्यों की संख्या थी ये टोटल जो है वो 7 थी। अर्थात आप जानते हैं कि प्रारूप समिति का जो गठन 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के निर्माण की जो समिति थी, उसमें एक समिति थी जिनका काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना, इसलिए संविधान सभा प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और इसके शेष अन्य सदस्य भी थे। अर्थात इसमें कुल जो है अध्यक्ष सहित कितने थे, 7 सदस्य थे। तो जो अन्य सदस्य थे उनमें अलारी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपालास्वामी, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तल और डी.पी. खेतान थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान को जो लिखने में 2 वर्ष कितने समय लगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा जो संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था, इस पर जो सदस्यों ने जो है 24 जनवरी 1950 को अपने हस्ताक्षर किए थे, और भारत का जो संविधान हो गया 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। प्रश्न नंबर 3 है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ऑप्शन है 1982, 1990, 1975, 1986। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका विकल्प 4 है, अर्थात 1986 है। 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता प्रदान करने के लिए भारत का यह पहला स्वच्छता प्रयास था जिसे शुरू किया गया था। 2012 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसको नाम बदलकर जो है निर्मल भारत अभियान कर दिया गया। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इस जो का जो है नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया। और फिर 2014 में निर्मल जो भारत अभियान चल रहा था उसका फिर पुनर्गठन किया गया, और उसे जो स्वच्छ भारत अभियान जो कि उसका पार्ट 2 चल रहा है उसके तहत जो है इसमें शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार इसे आप ध्यान रखें।
अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो जी है के मान को निर्धारित करने वाले कौन थे? पहला है हेनरी क्वेंडिस, आइजैक न्यूटन, लॉरेंट फ्राइडल, जोहान्स केपलर। तो ये कह रहा है कि जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जो जी का मान है वो सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया था, ये यहाँ पूछ रहा है। तो इसका जो उत्तर हो गया हेनरी क्वेंडिस, जिन्होंने सबसे पहले जो जी का मान है उसको उन्होंने आंका था। ठीक है, इन्होंने उसको जो है पहचाना था, अर्थात उसको प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया था। तो इन्होंने जो इसका मान निर्धारित किया था वह 6 पॉइंट, इनका जो मान था 6.75 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग किलोमीटर वो निर्धारित किया था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसे जो है प्रथम बार जो जी का मान है उसको निर्धारित किया था हेनरी क्वेंडिस ने। और आप जानते हैं, अब देखते हैं अगले प्रश्न जो न्यूटन का, सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और गति के नियम के सिद्धांत की खोज की थी सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, और जोहान्स जो केपलर है इन्होंने जो है ग्रहों की गतीय नियम का जो प्रतिपादन किया था या गतीय नियम दिया था। तो इसके तहत जो इन्होंने 3 नियम दिया है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है भाविसा सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके कराटे, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल। ठीक है, तो जो भाविसा सिंह है इनका संबंध जो है एक कराटे से है। इन्हें जो है 2015 में 13वीं सीनियर एशियन कराटे चैंपियनशिप में जो है भाग लेने के लिए जो है इनका चुनाव हुआ था। 2014 में भी ये इनका चुनाव हुआ था। फिर उसके बाद जो है इन्होंने 2013 में भी एशियन कराटे फेडरेशन इवेंट में तो इन्होंने जो है रजत पदक जीता था। तो ये है इनकी कुछ उपलब्धियां। आप इस तरह के प्रश्न को पहचानें और इसे आप ध्यान में रखें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये विशेषकर जो है जीके जीएस का सीरीज है, तो आप क्वेश्चन को जरूर देखें। इसका उद्देश्य यही होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को समझेंगे और पैटर्न को समझने में आपको आसानी होगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है? असंतृप्त कह रहा है, इसे आप ध्यान रखें। असंतृप्त जो है कार्बन यौगिक नहीं है। ऑप्शन है आपका एसिटिलीन, पेंटीन, ब्यूटेन और बेंजीन। यहाँ जो आपका ऑप्शन है तो इसके हिसाब से जो इसका उत्तर होगा वो ब्यूटेन, कि ब्यूटेन जो है यह जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसलिए ये असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है पूछ रहा है। तो इसे जो है हम यहाँ देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प 3, क्योंकि यह जो है पैराफिन श्रृंखला के रासायनिक संगठन के साथ ब्यूटेन जो है एक हाइड्रोजन, जैसे इसका आप देखेंगे तो C4H10 इसका जो है रासायनिक जो है इसका संरचना हो गया जो है। ठीक है, फिर आप देखेंगे जैसे एसिटिलीन की अगर संरचना को देखेंगे तो एसिटिलीन का होगा C2H2 होता है इसका, ये ध्यान में रखेंगे। ब्यूटेन का जो है C4H4 हो गया जो अभी हमने चर्चा किया। फिर जो है बेंजीन को देखेंगे तो C6H6 होता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि संतृप्त और जो कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे एक चीज़ कि जो संतृप्त, देखिए एकल अनुबंध वाले माने एकल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन को जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये जो है इसके केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित है, लेकिन फिर भी आप यहाँ सुने और इस चीज़ को ध्यान में रखें। जो एकल अनुबंध, एकल बॉन्ड से जो जुड़े हाइड्रोकार्बन होते हैं वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। डबल और ट्रिपल अनुबंध वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो असंतृप्त होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ जब केमिकल इसके संरचना को देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसमें डबल और किसमें ट्रिपल होगा, तो इससे आप स्पष्ट हो जाएंगे। तो ये आपको पहचानने का तरीका हो गया, इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष का पहला लोकसभा चुनाव जीता, एक आ जा रहा है। ऑप्शन है आपका 1980, 1991, 2004 और 1998। तो जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे वो 2004 में पहले जो है लोकसभा का उन्होंने वो चुनाव जीता था। उन्होंने पश्चिम बंगाल के जंगीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और उन्होंने जीता था जो है। ठीक है, यह जो एक चीज़ और ध्यान रखें कि 1984 में प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी नाम की एक नई पार्टी भी बनाई थी इन्होंने जो, और यह भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया था। यह जो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 26 जनवरी 2019 को इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है और 2009 से 2012 तक ये वित्त मंत्री के रूप में अपना योगदान दिया और वर्ष 2020 में इनका जो है निधन हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है हवा के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ जो ऑप्शन है आपको यहाँ देखिए डेनमार्क, उत्तर आपका होगा डेनमार्क, अर्थात विकल्प 4 हो गया। तो डेनमार्क को
वायु के देश के रूप में जाना जाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन में डेनमार्क की बिजली की मांग का लगभग 100% पूरा किया है इसने, अर्थात पवन ऊर्जा उत्पादन ने डेनमार्क की बिजली की मांग को लगभग 100% पूरा कर दिया है। डेनमार्क ने अपनी ऊर्जा का लगभग 40 से अधिक % जो है पवन ऊर्जा से उत्पादित किया है, जो यूरोप में अधिकतम है। ठीक है, अगला प्रश्न है आनंद मठ पुस्तक, जो आनंद मठ है पुस्तक, इससे बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को आप चिन्हित करें और ध्यान में रखें। यह जो है कि इसके लेखक कौन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दादा भाई नौरोजी, अटल बिहारी वाजपेयी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एनी बेसेंट। तो इसका जो उत्तर है विकल्प 3 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आनंद मठ है, इसका संबंध जो सन्यासी विद्रोह से, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जो है आनंद मठ का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है सन्यासी विद्रोह से है। आनंद मठ जो उपन्यास है, इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था। 1882 में यह प्रकाशित हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है मूल रूप से इसी जो पुस्तक है आनंद मठ, इससे लिया गया है। तो इसे आप ध्यान करता जाए, इसी पर आधारित है। ठीक है, इस उपन्यास पर आधारित आनंद मठ पर जो है एक हिंदी देशभक्ति फिल्म 1952 में भी प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन जो है हेमन गुप्ता ने किया था। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। मेनली इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है और इसका जो संबंध किस विद्रोह से है, और जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो किससे संबंधित, तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसने फैक्ट बता दिया आपको हमने, तो इसे आप ध्यान में रखें। और इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप ध्यान में जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी कप खेल ब्रिज से जुड़ा हुआ है? कौन सा ट्रॉफी कप खेल ब्रिज से जुड़ा हुआ है, इसे आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर है ट्रॉफी कप जो खेल जो है ब्रिज कह रहा है, ब्रिज से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन है हॉलकर ट्रॉफी, अमित दीवान ट्रॉफी, थॉमस कप, जयलक्ष्मी कप। तो इसका जो उत्तर है आपका होलकर ट्रॉफी। ठीक है, इसका जो उत्तर है हॉलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से जुड़ी हुई है। ब्रिज जो है अल्टीमेट एक ट्रिकी कार्ड गेम है। एक जो है ट्रिकी कार्ड गेम होता है जिसमें 4 लोग जो है 52 कार्ड के पैक के साथ खेलते हैं। ठीक है, इस खेल से जुड़ी अन्य ट्रॉफी भी है, इसे आप ध्यान में रखें, जैसे बसालत झा ट्रॉफी, रुइया गोल्ड, सिंघिया ट्रॉफी आदि जो है ये सब जो है इसी से संबंधित है, इस ब्रिज खेल से ही संबंधित है। देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान रखें, जब यहाँ थॉमस कप की यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन में है थॉमस कप, जो है थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ ये खेल है। और इसमें जो वर्ष 2022 में भारत ने इसमें अपना ऐतिहासिक पहली बार जीत दर्ज की है, और इसने जो है 14 बार के विजेता जो है इंडोनेशिया को हराकर यह कप इसने अपने नाम किया है। तो यह एक बहुत मुख्य फैक्ट है, नहीं पूछा है तो हो सकता है अभी जो एग्जाम होगी उसमें पूछा जाएगा, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है खादर, कि खादर जो है क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, एक फसल है, एक लाइट मिट्टी का प्रकार है, यहाँ जो है क्वेश्चन कह रहा है। देखिए तो यहाँ जो आपका उत्तर हो गया विकल्प 2 हो गया। देखिए यहाँ जब जलोढ़, यह जो खादर है एक नई जलोढ़ मिट्टी, आप देखेंगे बाढ़ वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि जब नदी जो है अवसाद को लेकर आती है तो जमा करती रहती है, तो इससे क्या होता है कि जो नई मिट्टी का जो जमा होता है उसे हम लोग खादर कहते हैं। और वहीं जो है कुछ क्या होता है कि जब पुरानी हो जाती है तो उसे हम लोग बांगर कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, उसे हम लोग जो है बांगर कहते हैं, उसे हम लोग जो है बांगर कहते हैं। तो 2 चीज़ याद रखेंगे, ये जलोढ़ मिट्टी से जुड़ा हुआ है और खादर हो गया, एक बांगर हो गया। तो यह जो है यह खादर जो है नई जलोढ़ हो गई और बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गई। जो है यह जो है उत्तरी भारत के मैदानों के बड़े हिस्से जो है बांगर मिट्टी के बने हुए हैं, और यह जो है उपजाऊ होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही चर्चित क्वेश्चन भी, ये कई बार ये भी पूछ चुका है। ऑप्शन है आपका जलालुद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, अहमद शाह दुरानी, गजनी का महमूद। तो इसका जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 4। महमूद गजनी ने जो है मंदिर के भीतर जमा धन को लूटने के लिए 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो यह 1025 ईस्वी में जो है केवल लूटने के उद्देश्य से ही किया था। सोमनाथ मंदिर जो है अब किससे संबंधित है? तो भगवान शिव से संबंधित है। सोमनाथ शब्द जो चंद्रमा देवता का रक्षक है। ठीक है, इसकी जो 7वीं सदी में सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण बल्लभी के मैत्रक राजाओं द्वारा किया गया था। एक चीज़ भी ध्यान में रखिए, क्योंकि कहीं ऑप्शन आ जाए तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। 1815 में तीसरी बार जो है नागभट्ट द्वितीय, क्या होगा? नागभट्ट द्वितीय ने इस सोमनाथ मंदिर का जो है पुनर्निर्माण किया था। फिर जो है सोलंकी राजा भीम ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 1026 से 1042 ईस्वी के दौरान पहल की थी। वो भी, उनका भी अपना योगदान रखें ध्यान में, क्योंकि हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ दे। तो परमार राजा भोज और गुजरात के सोलंकी राजा भीम मंदिर ने भी इसके निर्माण में अपना योगदान दिया था, और नागभट्ट द्वितीय द्वारा जो है पुनर्निर्मित की गई थी। इसे 815 ईस्वी में की गई थी, जो प्रतिहार राजा थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। जून 2019 तक नोकिया के सीईओ कौन थे? ऑप्शन है
नोकिया जानते हैं आप कि वर्तमान में यह कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत काम करती है, अर्थात जो है वर्तमान में नोकिया जो है का मालिकाना हक किसके पास है, माइक्रोसॉफ्ट के पास है। यह जो है इसके क्वेश्चन है कि जून 2019 तक नोकिया के सीईओ कौन थे, संजय मल्होत्रा, संजय नडेला, राजीव सूरी, फ्रांसिस्को डिसूजा। तो इसके जो उत्तर हैं वो विकल्प आपके 3 हो गए कि राजीव सूरी। इस समय जो है राजीव सूरी जो नोकिया के सीईओ थे, ठीक है। वर्तमान में इसका अधिग्रहण जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है और माइक्रोसॉफ्ट जो है के तहत जो है यह काम करती है। यह जो है फिनलैंड की यह फिनलैंड की कंपनी थी और इससे का जो है गठन जो है अर्थात इस जो नोकिया कंपनी थी इससे जो है 1865 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है रामसर कन्वेंशन जो अतिक्रमणकारी संधि है जो डैश के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। क्वेश्चन ऐसे हैं या इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा सकता है कि रामसर जो कन्वेंशन है यह किससे संबंधित है। यहाँ है बाघ जो है पारंपरिक बीज, आदिवासी भाषा, आर्द्रभूमि। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो रामसर कन्वेंशन है यह जो आर्द्रभूमि है दलदली क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन जो आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह जो है आर्द्रभूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान में ये क्वेश्चन ध्यान में रखें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में अब तक कितने रामसर साइट की घोषणा हो चुकी है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि भारत में अब तक कुल जो है 75 जो रामसर साइट है उसको चिन्हित कर लिया गया है, उस सूची में उसको रख दिया गया है, ठीक है। देखिए जो रामसर है यह ईरान के रामसर शहर के नाम पर इस संधि का नाम पड़ा है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2 फरवरी 1971 को यह जो रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था और यह ईरान के शहर का रामसर एक शहर है उसके स्थान पर हुआ था सम्मेलन। तब से जो है इसको हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं या रामसर संधि के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 फरवरी को जो है हम लोग जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड वेटलैंड दिवस, वर्ल्ड विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे 2 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का प्रारंभिक जो है रंगमंच है। रंगमंच है तो आप ध्यान में रखें, ऑप्शन पहले सुने, इसका है स्वांग, तमाशा, दशावतार, नौटंकी। तो इसका जो उत्तर हो गया यह स्वांग। स्वांग जो है ग्रामीण लोक नाट्य है जो कि वीरता, बलिदान, हास और किससे संबंधित है। यह जो है स्वांग शब्द का अर्थ जो है भेष या नकल करना भी होता है। हरियाणा में स्वांग के रूप में जाने वाला रंगमंच राज्य की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, इसे ध्यान में रखेंगे। अब देखिए एक चीज़ और अन्य के बारे में देखिए, जैसे तमाशा हो गया। तमाशा जो महाराष्ट्र का जो है लोक नृत्य है, इसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दशावतार जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो प्रसिद्ध है, यह जो है आपको उत्तर प्रदेश में है। नौटंकी जो उत्तर प्रदेश का जो है लोक नृत्य भी है, तो इसे आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज था। ऑप्शन है बैगा, कोली, भील, गोंड, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प 3 कि जो गढ़कटंगा है, गढ़कटंगा जो है गोंड जनजाति का राज था। गढ़कटंगा जो जनजाति है उसका यह राज था। गोंड जनजाति देखिए, एक जो अकबर के शासनकाल के इतिहास को देखें तो उसमें अकबरनामा में जो है इसकी चर्चा है, इसकी जो चर्चा है अकबरनामा में किया गया है। और रानी दुर्गावती जो थी एक वीर गोंड रानी थी जिसे सम्राट अकबर के सामने जिसने जो है आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया था, ठीक है। मालवा के सूबा हिस्से के रूप में जो मुगल प्रभुत्व को शामिल किया गया था। तो यह जो क्षेत्र है आप देखेंगे जो गोंड जो जनजाति है इसे जो है आप मध्य प्रदेश क्षेत्र में ये सब देख सकते हैं। अब देखिए अब जो अन्य जनजातियाँ हैं इसे देखिए, जैसे बैगा हो गई तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। आपको कोली जो जनजाति है यह उत्तराखंड में विशेषकर मिलती है। यह भील जो है महाराष्ट्र में जो मिलती है। एक तो इसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ये पूछते हैं कि कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि भारत में अभी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनजाति है कुल जनसंख्या की 8.6% है भारत में जनजातियों की संख्या, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है। अगला प्रश्न है कि मिंजर मेले जो है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो इसका जो उत्तर है आपका हिमाचल प्रदेश। यह जो मिंजर मेला है यह हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला है। यह मेला जो है चंबा
यह जो राज्य के चंबा प्रदेश के मेले में से घोषित किया गया है। यह मेला जो श्रावण मास के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। यह जो मेला है, यह मेला जो है आपको सावन मास के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। ठीक है। कांगड़ा के शासक पर चंबा के राजा की जीत के सम्मान में यह मेला आयोजित किया जाता है। इसका ऐतिहासिक पक्ष भी है। वह क्या है कि जो कांगड़ा के शासक पर चंबा के राजा की जीत के सम्मान में यह मेला जो है आयोजित किया जाता है। लोग जो ईश्वर को धन्यवाद देकर अच्छी पैदावार के लिए उनका आशीर्वाद मांगकर अच्छी फसल की इस समय प्रार्थना भी करते हैं। इसे आप ध्यान में रखें। अगला है, किस सूक्ष्म पोषक तत्व को मिट्टी द्वारा पौधों की आपूर्ति की जाती है। ठीक है। ऑप्शन है फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन और जिंक, अर्थात जिसे जस्ता कहते हैं। तो इसका जो उत्तर है विकल्प 3 है। विकल्प 3 है, अर्थात वह सूक्ष्म जो जिंक है जिसे मिट्टी द्वारा पौधों को आपूर्ति की जाती है। पौधे में जस्ता कई एंजाइमों प्रोटीनों का एक प्रमुख घटक होता है। यह वृद्धि, हार्मोन उत्पादन और जो है इंटोनोड को विकसित करने में यह सहायक होता है। जस्ता की कमी से फसल की पैदावार और गुणवत्ता में कमी आती है। एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जो जिंक की कमी हो जाती है तो आप देखेंगे कि कुछ फसलों की जो पत्तियां होती है वह श्वेत हो जाती है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और जो पौधे होते हैं उनको लिए जो है मुख्यतः 16 जो है सूक्ष्म तत्वों की इनको ये जो है अनिवार्य बताया गया है कि जो इनको जो है 16 सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें जो सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं, पौधों को जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, इन्हें जो है मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में बांटा जाता है। कहने का मतलब कि पौधों के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वह होती है 16। जैसे अगर हम इनको देखें तो कुछ बांट कर, जैसे मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, तो उनमें हम देखें तो मुख्य पोषक जो तत्व होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो इनके मुख्य पोषक तत्व हो गए। फिर जो है गौण पोषक तत्व के रूप में देखें पौधे के लिए तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो है गंधक हो जाएंगे। सूक्ष्म पोषक तत्व में देखें तो जो है लोहा हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा और कोलेरिन हो जाएगा और मेलिबेडेनियम हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जून 2019 तक भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। ऑप्शन है आपका अर्जुन मुंडा, श्रीमती निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह और अमित शाह। ये जो है आपके प्रश्न है, तो इसका जो उत्तर है आपका विकल्प 3। राजनाथ सिंह जून 2019 तक भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो राजनाथ सिंह है भारत में कि वर्तमान में भी वह रक्षा मंत्री हैं। ठीक है। निर्मला सीतारमण ने पहले भारत की रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था, जिससे वह कि दूसरी महिला रक्षा मंत्री बनी थी। पहली महिला रक्षा मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी काम की थी, माने कि पद पर कार्यरत थी। तो जो निर्मला सीतारमण बनी थी, वर्तमान में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का शीर्ष है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि भागीरथी से कौन सी नदियाँ उद्गम होती है या किस नदी से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछने के जो तरीके हैं जो इसे आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि इसका उद्देश्य ये होना चाहिए इस सीरीज का कि आप क्वेश्चन को समझें, एक्सप्लेन को समझें और एक्स्ट्रा फैक्ट जो जानकारी हो रही है उसको जो है आप अगले पेपर में जरूर एनालाइज करें कि हाँ हमें क्या फ़ायदे इससे हो रहे हैं और इसका फ़ायदा आपको स्पष्ट दिख रहा है चीज़ें जो है। ठीक है। ऑप्शन है तो कौन शीर्ष पर है, सिंधु, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसका जो उत्तर हो गया विकल्प 4 हो गया। ठीक है। देखिए भागीरथी नदी गंगा की 2 प्रमुख नदियों में से एक है, दूसरी अलकनंदा नदी है। भागीरथी नदी और अलकनंदा जब मिलती है तो गंगा की उत्पत्ति होती है देवप्रयाग के पास। एक चीज़ आप ध्यान में रखें, तो यह जो है इसलिए भागीरथी और अलकनंदा की जो शीर्ष पर है वो हो गई। इस प्रश्न के हिसाब से जो है आपका उत्तर हो गया विकल्प 4 गंगा नदी जो है। ठीक है। यह जो है गंगोत्री से निकलती है। भागीरथी अपना यात्रा तब समाप्त करती है जब देवप्रयाग में गंगा को बनाने के लिए अलकनंदा के साथ मिल जाती है। अर्थात जो है आप देखेंगे तो इस प्रश्न को आप सीधे समझें तो अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग के पास मिलती है, कहाँ, देवप्रयाग भी याद रखेंगे, देवप्रयाग के पास मिलती है तो उस समय उस स्थान पर जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है। गंगा नदी का उद्गम होता है। इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो जमुना है। इसे ध्यान रखें, क्वेश्चन कभी इसे पूछ सकता है। अब देखिए सिंधु है, सिंधु नदी ये भी तिब्बत के पठार या मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ये चीज़ ध्यान रखें। जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक के स्थान जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, नर्मदा और ताप्ती, यह जो है पश्चिम की ओर यह अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं और यह जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। इसे आप ध्यान में रखेंगे।
देखिए यह क्वेश्चन रिपीटेड है। आप जब देखेंगे जो पिछले वाले सेट चला था उसमें इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था और यही प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा है। तो इसे देखिए ये आपके लिए फायदेमंद है, इसे आप ध्यान में रखिए। जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और वहाँ जो है यह तिब्बत में सांगपो नाम से बहती है और यह अरुणाचल प्रदेश में गाज के रूप में यह भारत में प्रवेश करती है और यहाँ दिहांग नाम से जाना जाता है। देखिए ये भी जो है टॉपिक जो है रिपीटेड है, जो इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसकी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? ऑप्शन है इलाहाबाद, क्वेश्चन पूछा जा रहा है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर हो गया विकल्प 2 हो गया, क्योंकि बंधन बैंक को छोड़कर यहाँ जो सभी बैंक हैं सब राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। जो बंधन बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। बंधन बैंक एक लिमिटेड एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, जिसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, इसका जो मुख्यालय कोलकाता में है और राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। यह एक वित्तीय सेवा भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? देखिए इसकी चर्चा हम पीछे जब सेट देख रहे थे, तीसरा सेट शायद देख रहे थे, तो उसमें जो यह प्रश्न पूछा हुआ है और वहाँ जो है हमने इस चीज़ को बताया था कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान में रखें। और देखिए वहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया था और आज जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, तो इसे आप ध्यान में रखें। तो उस समय भी बताया गया था। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो है कुल जो भाग हैं 22 हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? भाग 8, भाग 7 और भाग 9 और भाग 9B। तो उस समय भी हमने बताया था कि जो भाग 8 है वह केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है और यह जो अनुच्छेद के रूप में देखिए तो 239 से 242 तक में यह संबंधित है, अर्थात 239 से 242 तक जो है। देखिए भाग 7 को जो है 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है भाग 9 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन अभी पीछे वाला सेट आप उसमें ध्यान में रखेंगे तो उसमें जो है आप पाएंगे कि यह जो है पंचायती राज से संबंधित है, इसकी चर्चा किया गया है, पंचायती राज से संबंधित है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 243 से 243 वो तक है, उससे जुड़ा हुआ है और उसमें जो है पंचायतों के लिए कुछ 29 विषयों का उल्लेख है। ये भी रिपीटेड है, तो ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल होना है, इसे आप ध्यान में रखकर ही चले। फिर जो है देखिए यहाँ पर 9th का रहा अक्सर जो है आपको ये लिखा रहता है जो कि नगर पालिका से संबंधित होता है, तो इसे आप ध्यान में रखें। मेनली जो है आपका इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 1, जो भाग 8 हो गया। कह रहा है कि भूतागीत निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से संबंधित है? भूतागीत जो है कह रहा है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल। तो जो इस प्रश्न का जो उत्तर है यह जो है विकल्प 4 हो गया, यह केरल से संबंधित है। जो भूता गीत है यह जो है केरल से संबंधित है, या भूता गीत केरल से संबंधित है। यह जो है अनुष्ठान जोरदार नृत्य और प्रचंड तथा भयानक संगीत के साथ किया जाता है। यह जो गीत है इस दौरान जो है नृत्य किया जाता है। इसमें एक मान्यता है क्या कि जैसे केरल के कुछ समुदायों ने भूत की आत्माओं को दूर भेजने के लिए एक अनुष्ठान किया था, बहुत पहले की एक घटना इससे जुड़ी हुई है, तब से जो है यह जो है इसका आयोजन किया जाता है और इस समय जो है लोग अपना संगीत वगैरह जो है करते हैं। तो मेनली यहाँ इसमें समझना है कि यह किस राज्य से संबंधित है। तो जो भूता गीत है यह केरल से संबंधित है। एक चीज़ और आप ध्यान में रखें कि इसी प्रकार अन्य राज्यों को देखें, जैसे तमिलनाडु को देखें तो पिल्लू पत्तू थानेश्वर जो है वह गीत होता है, वहाँ जो है लोकगीत वो से तमिलनाडु से संबंधित है। बिहार में आप देखेंगे तो सोहर झूमर जो बिहार से संबंधित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है कजरी जिससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वहाँ के जो है लोकगीत हैं, इसे आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि दाव जाली हैंडिंग नौपाषाण स्थल जो है स्थित है, डैश में स्थित है, अर्थात दावा जली हैंडिंग जो नौपाषाण स्थल है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय, असम, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका विकल्प 2 जो असम राज्य में अवस्थित है। दार्जिलिंग हैंडिंग जो असम में अवस्थित है। भारत में दुई कंधे वाली कुल्हाड़ी और रस्सी को चिन्हित मिट्टी के बर्तनों की सूचना भी यहाँ से मिली है। इस जो स्थल है नौपाषाण स्थल, यहाँ से जो दुई कंधों वाली कुल्हाड़ी और रस्सी से चिन्हित मिट्टी के बर्तनों की सूचना भी यहाँ से मिली है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया 2 हो गया असम। इस चीज़ को ध्यान रखें, एक नौपाषाण स्थल है जो असम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि MOU आप देखेंगे कि अक्सर ये न्यूज़पेपर में ये चीज़ आते रहती है। MOU का पूर्ण रूप क्या है या इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसे हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यह एक समझौता ज्ञापन होता है जो 2 या 2 से अधिक दलों, देशों आदि के बीच जो किया जाता है। यह एक आधिकारिक भागीदारी स्थापित करने के लिए किया जाता है। हालांकि यह बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन यह एक जो है समझौता एक आधार स्तंभ जो है बना देता है कि ताकि जो है कि आगे जो है इसे
को लेकर जो है कोई भी कार्यक्रम किए जाएँ, स्थापित किए जाएँ। यह एक औपचारिक समझौता समझिए कि होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस सीरीज में हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन देखे और इससे संबंधित जो एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम से संबंधित है उसे हम लोगों ने देखा। इसे आप लोग जरूर देखें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर सेट में आपके जो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं कि जो या तो पहले पूछे गए हैं या आगे पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। इसे आप जुड़े और अपने दोस्तों के बीच इसे वीडियो को जो है शेयर करें और इसका जो है लाभ उठाएं। फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।